अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। बलोचिस्तान में सूबाई सियासी कमान की तब्दीली का फैसला। मरी मुआहिदे के तहत मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से नया वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच अपनी 2.5 साला इनिंग्स खेलने के बाद रिटायर। पाक भारत जामे मुज़ाकरात में दहशतगर्दी का मसला मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया। क्या मुज़ाकरात और ताल्लुकात का दारोमदार इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर ही होगा? भारत की पाक अफगान तजारती रूट की भारत तक तौसी की ख्वाहिश फिर बेदार। और पाक भारत क्रिकेट सीरीज पर भारतीय खामोशी और पाकिस्तानी आस बरकरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बार बार डेडलाइन देने वाले चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने एक और डेडलाइन दे दी। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान हमेशा से ही अपने जो इंतज़ामी मामलात हैं, सूबाई मामलात ख़ुसूसन जो गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं, अमन व अमान से मुतल्लिक हैं, उस हवाले से ज़ेर बहस रहा है। और हमने देखा कि मई 2013 के आम इंतखाबात के बाद जब इक़्तिदार में आने वाले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जिनकी जमात नेशनल पार्टी अददी लिहाज से बलोचिस्तान में तीसरे नंबर पर थी, उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल मौजूद था वो ये था कि वो सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाएंगे, टारगेट किलिंग कैसे कम होगी, बम धमाके कैसे कम होंगे। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत ने मिलकर इस फ्रंट पर बड़े एहसन तरीके से डिलीवर किया और सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसमें यकीनी तौर पर बेहतरी आई है। और अब हम देख रहे हैं कि मरी मुआहिदे के तहत बलोचिस्तान की जो सूबाई कमान है उसमें तब्दीली का फैसला किया गया है। और सनाउल्लाह ज़हरी साहब, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के बलोचिस्तान चैप्टर के सदर हैं, उनको आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने अपनी इत्तेहादी जमातों की बाहमी मुशावरत से बलोचिस्तान का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया है। अब ये नामजदगी और सूबाई कमान में जो तब्दीली है क्या किसी सियासी खींचातानी का सबब तो नहीं बनेगी? और यकीनन जो बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये है कि ज़हरी हुकूमत कैसे ये मुमकिन बनाएगी कि मालिक हुकूमत ने अमन व अमान के हवाले से जो इक़दामात उठाए उनका तसलसल बरकरार रहे। इस पर बात करेंगे। हमने ज़हमत दी है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान काकड़ साहब, और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल पार्टी जिसके डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वज़ीर आला बलोचिस्तान थे, आउट गोइंग पार्टी उसके सीनियर नायब सदर ताहिर बज़ंजो साहब। मैं आगाज़ करता हूँ ताहिर बज़ंजो साहब से गुफ्तगू का। ताहिर बज़ंजो साहब, 2.5 साला दौर मुकम्मल हुआ अब्दुल मालिक बलोच साहब का और अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के हाथ में आ गई है सूबाई बागडोर। मुझे बताएं कि कितना मुश्किल था आप लोगों की जमात के लिए, एक तो अददी अक्सरियत ना होना, उसके बावजूद सूबे के अमन व अमान के मामलात, इंतज़ामी मामलात को चलाना, ये चैलेंज कितना बड़ा था आप लोगों के लिए? देखिए सिद्दीक साहब, पहली बात तो जो है कि 2013 में भी हमारी जमात ने वज़रात आला का मुतालिबा नहीं किया था, बल्कि ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उस वक़्त डॉक्टर साहब हमारी जमात के मरकज़ी सदर होते थे और मैं उस वक़्त था मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल। और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ कोयटा में कि जी चूँकि तादाद के लिहाज से मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है, लिहाजा हम वज़रात आला के हवाले से उनकी हिमायत करते हैं। तो फिर सूरत हाल इस तरह बनी कि मुस्लिम लीग नून की जो है मरकज़ी लीडरशिप इस नतीजे तक पहुंची कि इन मुश्किल हालात में, इन नासाजगार हालात में डॉक्टर मालिक बलोच ही एक मौजून शख्स हैं वज़रात आला के लिए। और हकीकत भी ये है कि मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में डॉक्टर साहब एक निहायत कामयाब वज़ीर आला साबित हुए। और जब उसने ये मनसब संभाला आज से 2.5 साल पहले, तो बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये जो है बिल्कुल रोज का मामूल बन चुके थे। बिल्कुल ठीक। मकसद ये कि इस 2.5 साल के अरसे के दौरान हम बिल्कुल फखरिया ये दावा कर सकते हैं अपनी जमात के हवाले से या अपने वज़ीर आला के हवाले से कि हम काफ़ी हद तक
बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने में कामयाब हुए। बस जो साहब यही नुक्ता मुझे मौका दीजिएगा, अब इस जो आप लोगों ने डिलीवर किया है इसके मंजर में सूबे की बेहतरी के लिए क्या ये बेहतर नहीं था, या आप लोगों की ख्वाहिश नहीं थी कि मालिक साहब की जो को तौसी दे दी जाती उनके दौरे इख्तदार को? उसमें देखें सिद्दीक साहब ना, हमारी बाकायदा देखें एक एग्रीमेंट हुआ था, और ज़ाहिर है बतौर एक सियासी जमायत सियासत के भी वो अखलाकियात होते हैं। और इस दौरान गुज़िश्ता 1 या 2 महीने के दौरान जब भी लीडरशिप से ये पूछा गया कि साहब आप लोगों की क्या राय है, तो हमने यही कहा कि जी ये मामला हमने मियां साहब पर छोड़ दिया है, और हमने एक मुआहिदा किया है और हम उस मुआहिदे के पाबंद हैं। और अब जबकि ये डिसीजन ली गई है मियां साहब की तरफ से, तो हम अपने वादे पर कायम हैं, और हम ये तवक्का रखते हैं कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी उन पॉलिसियों को जारी व सारी रखेंगे जो डॉक्टर साहब ने इस 2.5 साल के दौरान इख्तियार की। तो सर अब आप लोगों के ताउन की शक्ल क्या होगी? इत्तेहाद का हिस्सा होते हुए कहीं आप लोग अपोजिशन का किरदार तो नहीं अदा करेंगे? नहीं, ऐसा तो देखो नहीं हो सकता है ना। आप इक़्तिदार में हों और अपोजिशन का भी किरदार अदा करें। तो मुआहदे में भी इस तरह तहरीर है कि बाद में भी ये 3 जमायतें मिलकर जो है हुकूमत बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताहिर बज़ंजो साहब, आपने हमसे बात की। उस्मान काकर साहब, मैं जानिब हूँ, सूबे के हक़ में बेहतर हो रहा है ये जो सियासी कमान की तब्दीली हो रही है, ये मुनासिब है बलूचिस्तान के हक़ में? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मालिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने 2.5 साल बेहतरीन तरीके से हुकूमत चलाया, नंबर 1। और सबसे अहम पार्टियाँ जो हैं सूबे की, पख्तूनख्वा मिलिया पार्टी, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून 2.5 साल से कोलिशन में थे, इंशाल्लाह आइंदा 2.5 साल भी कोलिशन में रहेंगे। आप लोगों का वज़ीर आला क्यों नहीं बना? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं पहले आपके इस सवाल का जवाब दूँ। तो ये आइंदा 2.5 साल भी बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह हुकूमत जो है हम चलाएँगे। कोलिशन पार्टनर जो हैं उसी तरीके से मज़ीद हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। जैसे ताहिर बज़ंजो साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि वो सूबा जो पसमानदगी के लिहाज से फर्स्ट नंबर पे सर फहरिस्त है। हमारी सूबा जो है वो जंगज़दा सूबा है। वाक़तन हमारे कोलिशन गवर्नमेंट ने, इन 3 पार्टियों ने बहुत मेहनत करके इस सूबे के एक ख़ास मकाम पे ले आए। हमें मज़ीद इसको आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की वज़ीर-ए-आलाशिप में जो है। अलबत्ता सूबे के पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी गवर्नमेंट जो है उसको मज़ीद इसको जो है पैकेज और फंड जो है वो देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो है वो तो मुस्लिम लीग नून का भी सूबाई सदर हैं, वज़ीर आला भी है और सदर भी होंगे। तो हमें मज़ीद पेशरफ्त करना चाहिए सूबे की। ये जो अब सूबाई कमान तब्दील होने जा रहा है, आपने खुद हवाला दिया कि सूबे के हालात बेहतर हुए हैं। खुदा न खास्ता इस तब्दीली से उन इक़दामात पर खुसूसन अमन अमान के हवाले से कोई ज़द तो नहीं आई? नहीं, पॉलिसी वही रहेगा। सरदार सनाउल्लाह भी जो है वो अमन अमान चाहते हैं, पख्तूनख्वा मिलिया पार्टी भी चाहती है, और डॉक्टर मालिक साहब भी सब चाहते हैं। मगर मुझे तो हैरानगी इन लोगों को होगी जो गुज़िश्ता 6 महीने से जो डंडोरा पीट रहे थे, जो अपोजिशन थे, हमारे मुखालिफ थे, उन लोगों के लिए आज जो है मैं तो ये कहता हूँ एक सानिया से कम नहीं होगा। अब पार्टियाँ जो है वो एक बात की पाबंद होते हैं, ख़ासकर पख्तूनख्वा मिलिया पार्टी, नेशनल पार्टी, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी जो हैं पाबंद हैं फैसलों का जो है। तो लिहाजा आज हमने दिखा कर ये सारे मुल्क को, सारे सूबे को कि हम अपने रवायत की, अपने सियासी वादों की और मायदों के हम पाबंद लोग हैं।
हिस्ट्री में पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी का आप ले लें, हर किसी के साथ चाहे जिस अलायंस में हूँ, जिस इत्तेहाद में हूँ, अपोजिशन में हूँ, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हूँ, हुकूमत में हूँ, हमने साबित करके दिखाया है। चल, आप कहते हैं कि ये आगे बेहतरी की तरफ ही जाएगा इंशाअल्लाह। सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब नून लीग से जिनका ताल्लुक है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, अगर क्विकली मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। बुगटी साहब, जो ख्वाहिश थी सनाउल्लाह साहब की और मरी मुआहिदा भी था कि उनको 2.5 साल बाद वज़ीर आला बनाया जाए, वो बिलाखिर पूरी हो गई। तो अब इसका तयन कैसे हो कि ये सियासी मफादात के तहत फ़ैसला है या सूबाई मफादात को फ़ौक़ियत देते हुए उसके तहत ये फ़ैसला किया गया? देखिए सबसे पहले तो कोई किसी की ख्वाहिश नहीं होती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना मैनिफेस्टो देती हैं और उधर के लोग उनको मैंडेट देते हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों ने PMLN को मैंडेट दिया है और हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था आज से 2.5 साल पहले, और आज उस एग्रीमेंट पे अमल हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात है और इसमें हम उसी कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो उसी मेहनत से काम करेंगे और बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुगटी साहब, अगर ख्वाहिश नहीं है तो सूबे की जो हालात बेहतर हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जैसे डिलीवर किया है वो कंटिन्यू कर सकते थे या उन्हें करने दिया जा सकता था? फिर देखें, जो हालात ठीक हुए हैं, डॉक्टर मालिक साहब अभी तक मेरे टीम के कैप्टन हैं और उनकी कोई शक नहीं कि उनकी जो सियासी मुदबराना सोच है और जो उनकी मेहनत है उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें कलेक्टिव विजडम से होती हैं, कलेक्टिव एफर्ट से होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी डॉक्टर मालिक साहब का और उनकी पार्टी का और हमारे एक और इम्पोर्टेंट कोलिशन पार्टनर हैं PK मैप वाले, तो हम सब लोगों की मेहनत का नतीजा है और आइंदा भी हम इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बलूचिस्तान के मामलात को चलाएंगे। चलें बुगटी साहब, मैं यकीनन जो कामयाबी है उसका सेहरा आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है। मैं अगर आपसे सुनना चाहूँ कि वो कौन से फ्रंट्स हैं जिस पर आपको लगता है कि सूबाई हुकूमत नहीं डिलीवर कर पाई, 2.5 सालों में नाकाम हुई और अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को उन पर खुसूसन डिलीवर करना होगा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये नाकाम का लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है और सियासी मैदान में और नाकामी का लफ्ज़ कोई अहमियत नहीं रखता है। आपको पता है कि जमहूरियत में, सियासत में लोग डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और उसके रिजल्ट्स बड़े देर पा होते हैं। तो हमने भी अपने कम वसाइल में रह के बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं सब पर फोकस किया है। ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ और इसी तरह बाकी चीज़ों पे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं और उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो ये मैं नाकामी का लफ्ज़ जो है मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें नाकामी हुई है। बहुत शुक्रिया बुगटी साहब। और काकर साहब, अगर आपसे आखिरी सवाल ये कि कुछ अर्सा पहले तब्दील हुई है वहाँ की अस्करी क़यादत भी और अब सूबाई क़यादत भी, फिर से एक सफ़े पर आना पड़ेगा, फिर से एक वो जुस्तजू का आगाज़ होगा? बात तो ये जो गवर्नमेंट का तरीक़ेकार है, स्ट्रक्चर है, उसी के मुताबिक ये गवर्नमेंट चलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर बलूचिस्तान जो एक मुश्किल तरीन सूबा है, सादा सूबा भी नहीं है जैसे दूसरे सूबे जो हैं। हाँ, इस मुश्किल तरीन सूबे में जो है जिन लोगों ने जो साबिक हुक्मरान थे 15 साल से, उन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया गया। सारे डिपार्टमेंट्स को जो इन लोगों ने कोलैप्स कर दिए गए, कोई काम भी नहीं हो रहा था। वो तो अब्दुल मालिक साहब ने आके अपलिफ्ट बेहतरीन किया, सारी टीम ने। मालिक साहब उसका लीडर था और सारी टीम ने इसमें मेहनत की है। अब हमें आगे चलना चाहिए। हम आगे इंशाल्लाह मज़ीद हासिलात जो हैं, मज़ीद इम्प्रूवमेंट इस गवर्नमेंट में ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि नवाब नवाला ज़री भी ये चाहते हैं कि सूबे की हालत जो है, माशी हालत हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, इंतजाम, इसको हम आगे ले जाएं। बिल्कुल, और सूबे के हक में भी यही बेहतर है। यही बेहतर था कि हम लोगों ने एक मायदा किया था, उस मायदे की पासदारी हुई। मगर एक बात मैं खामखा कहना चाहता हूँ, लास्ट 2 सेकंड्स, अपोजिशन लीडर ने जो कहा था कि मायदे और मायदे की पासदारी नहीं हो रही प्लान है, मैं अपोजिशन लीडर से आपके प्रोग्राम के तवसत से पूछ रहा हूँ, जो आपने पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के साथ सेनेट के इलेक्शन में जो मायदा किया था, आपने उसको निभाया? चल, ये सियासी मामलात साथ साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान काकर साहब। नाज़रीन, यकीनन सूबे के हक में, सूबे के अवाम के हक में बेहतर यही है कि जो अच्छी पॉलिसियाँ जिनकी बुनियाद डाली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने, उनका तसलसल बरकरार रहे, बल्कि उनमें बेहतरी आए। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आकर बात करेंगे पाक भारत जो बताया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, एक नए नाम के तहत मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उस पर स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से
बड़ा मुस्बत रहा, क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा की अपने वतन वापसी से कबल एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी की गई सरताज अजीज साहब और उनकी जानिब से, जिसमें पाक भारत जामे मुज़ाकरात को एक नए नाम के तहत, यानी कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के नाम के तहत आगाज़ करने की, दोबारा से शुरू करने का जिक्र मौजूद है। अगर आप इस एलामिया का जायज़ा लें तो आपको इसमें अंदाज़ा होगा कि मरकज़ी तौर पर जो दहशत गर्दी से मुतल्लिक उमूर हैं उनको मरकज़ियत हासिल हो गई है, क्योंकि इसके ऑपरेटिव पार्ट में आपको जिक्र मिलेगा किस तरह पाक भारत मुशीरान कौमी सलामती ने बैंकॉक में दहशत गर्दी के उमूर पर बात की, और आइंदा के लिए भी दहशत गर्दी से मुतल्लिका उमूर पर बात करने के लिए अब इन्हीं मुशीरान को बाकायदा बाज़ाब्ता जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो आपको वो एजेंडा आइटम्स नजर आएंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में शामिल होंगे, जिनमें अगर मैं आपको जिक्र करूं तो अमन अमान और सलामती से मुतल्लिक उमूर शामिल हैं, CBMs एतमाद साजी इक़दाम का जिक्र है, फिर मसला जम्मू कश्मीर का हवाला है, मसला सियाचिन है, मसला सरकरीक है, वुलर बैराज तनाज़े का जिक्र आपको मिलेगा, माशी ताउन इकनॉमिक कॉपरेशन की बात मिलेगी, फिर इंसदाद दहशत गर्दी का जिक्र, मुनशियात की रोकथाम, फिर अवामी राब्ते यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और फिर मजहबी टूरिज्म का हवाला। तो ये अब एजेंडा आइटम्स होंगे कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के। तो अब हमें समझना यह है कि नाम तब्दील करने से क्या हासिल होगा, क्या नाम तब्दील करने से नताइज बदल जाते हैं, और फिर सबसे अहम सवाल ये कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाक भारत मुज़ाकरात बहाली की तरफ गए हों, तो इस मरतबा क्या चीज़ मुख्तलिफ है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जैसा मैंने हवाला दिया, अब इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग नाम रख दिया गया है, तो पहले तो ये समझाइए ये नाम की तब्दीली क्यों ज़रूरी है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बात यूँ है कि इन्होंने एक तो ये है कि बताना चाहते हैं कि जनाब हमने कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू करें। इससे पहले भी इन्होंने कोई और नाम रखा था जब शुरू किया था। अब आपने ख़ुद कहा कि जी इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स जो हैं वो अलहदा मिलेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में बिल्कुल वो मिलेंगे। बाकी जो आइटम्स हैं, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर जो है, उनकी अहमियत वैसी होगी, क्योंकि ये डायलॉग आगे चल ही नहीं सकता अगर पाकिस्तान और भारत दोनों के जो मामलात हैं, जो उनके लिए अहमियत के हामिल हैं, वो बैक वक्त उस पर प्रोग्रेस ना हो रही हो। ये तो बिल्कुल मुमकिन है कि एक ट्रैक पे ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, एक पे कम हो रही है, लेकिन मसलन ये जो पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसमें हो सकता है तेज़ हो जाए, किसी में कम हो जाए, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं अपने तजुर्बे में कह रहा हूँ, नहीं तो ये बात आगे नहीं चलेगी कि सिर्फ कश्मीर पे हो और टेररिज्म पे ना हो, या सिर्फ टेररिज्म पे हो और कश्मीर पे ना हो। तो उसको जो मर्ज़ी अपनी पब्लिक को बेचने के लिए जो मर्ज़ी कह लिया जाए। आपने भी कहा कि मरकज़ियत फ़लाने को है और फ़लाने को नहीं है, लेकिन मैं तजुर्बे बताता हूँ कि जब तक दोनों ममालिक के जो मफादात हैं और जो उनके लिए अहम मुद्दे हैं, अहम मामलात हैं, उन पे बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी मामले पे भी तरक्की नहीं होगी। सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली किसी के ना मफाद में है ना मकसद है इस सारी एफर्ट का। और सोच समझ के नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने फ़ैसला किया वापस आने का, ये ऐसे ही नहीं है। देखिए, मैंने अपनी किताब में प्रेडिक्ट किया था कि मोदी साहब वापस आएंगे। हालांकि मुझे कह रहे थे लोग कि ये कैसे आप कह रहे हैं, ये तो बड़ा इनके हार्ड लाइन पोस्चर है। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, और वो ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा जिसकी वजह से वो डायलॉग पे वापस आया है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, डायलॉग पे आना मैं खैर मकदम करता हूँ, और ये एक वाइज डिसीजन है उनका भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो शुरू से कह रही है कि डायलॉग होना चाहिए, तो लेकिन इसको वेलकम करना चाहिए बजाय इसमें मीम मेख निकालने के। चल कसूरी साहब, आपने कहा कि जो मुमकिन तो यही है कि तमाम पहलुओं पे एक वक्त में काम किया जाए, तभी शायद आगे बढ़ पाएंगे हम। लेकिन खास तौर पर टेररिज्म और मसला कश्मीर, बिल्कुल ठीक, खास तौर पर हम टेररिज्म और मसला कश्मीर ऑपरेटिव पार्ट में ये देख रहे हैं जॉइंट स्टेटमेंट के बाकायदा लिखा है, पाकिस्तान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि मुंबई ट्रायल केस की जल्द उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि फिर जो रफ्तार है वो तो यही पहलू डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी मुंबई हमला केस का ट्रायल मुकम्मल होता है? इसको एक और पैराहे में देखें, वो ये है कि मुंबई जो हमला है वो एक और पैराहे में देखा जा सकता है कि वहाँ को 20 मेरा ख्याल है नेशनैलिटीज़ इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग अमेरिकन, ब्रिटिश। और जब प्राइम मिनिस्टर भी गए थे
वाशिंगटन और चीफ अवामी स्टाफ भी गए थे वाशिंगटन, तो मैं अंदाज़ा यही लगा रहा हूँ कि उन पे पसे पर्दा ये काफ़ी कहा गया होगा कि इसको तेज़ करो। मेरा ख्याल है पब्लिकली भी ये कहा गया है। तो इसका एक और इंटरनेशनल डायमेंशन है, बल्कि मल्टीलैटरल डायमेंशन है मुंबई का, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं और ख़ास तौर अमेरिका तो बरमला ये कहता रहा है कि हमारे नेशनल्स कत्ल किए गए हैं और हम चाहते हैं कि मामला आगे चले। लेकिन एक और तरीके से आप देखें कि जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब लॉन्च की गई है, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। जिस तरह आर्मी चीफ ने रिपीटेडली कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, इसके कुछ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर वाकई नहीं रुकेंगे तो आपने कराची में भी देख लिया, जहाँ भी दहशतगर्दी होगी या दहशतगर्दी के एलिमेंट होंगी सूबे में किसी रीजन में, वहाँ मामला रुकेगा नहीं। इसके कुछ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस वैसे ही निकल आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि ये जो डायलॉग का प्रोसेस है नेक नियति से शुरू हुआ है या नहीं। बिल्कुल मेरा ख्याल है बातें, अगर आप मुझे अब सब कुछ आजमा लिया है। कोसरी साहब आप कंटिन्यू यहीं से कीजिएगा, एक मुझे क्विक ब्रेक सिर्फ लेना है, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं और फिर इस बारे में मजीद बात करें। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से। कसूरी साहब, आप ब्रेक से पहले फरमा रहे थे हमें देखना यह है कि इन तमाम इक़दामात के पीछे नेक नियति है या नहीं, तो इसका तयन होगा कैसे? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये समझने का ये समझना चाहिए कि क्या क्या नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत कहती रही है। उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल किया पाकिस्तान के बारे में। उनके कुछ लोगों ने कहा एक गर्दन कटेगी तो 10 कटेंगे, एक गोला फेंकेंगे तो 10 फेंकेंगे। और फिर जो हिंदू मुस्लिम एस्पेक्ट है, ये पाकिस्तान इंडिया डायमेंशन का एक और एस्पेक्ट है। जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ और तमाम इलेक्शन से पहले, और ख़ास तौर पर बिहार के इलेक्शन से पहले, हिंदू मुस्लिम और वो जो पोलराइजेशन कराई गई वो इस नीयत से कराई गई थी कि शायद इससे अब वोट ज़्यादा मिले। और उसके कुछ और शाखसाने थे। मैं अपनी किताब लॉन्च करने गया मुंबई, तो वो इंटरनेशनल इवेंट बना जब कुलकर्णी साहब के पेंट फेंका गया, उनको मारा पीटा गया। इसी तरह एक मुसलमान को कत्ल कर दिया गया बिहार में गोश्त खाने के इल्ज़ाम में, गाय का गोश्त। एक कश्मीरी लेजिस्लेटर को लोकसभा में उसका मुंह काला किया गया। एक कश्मीरी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया इस बुनियाद पर कि जनाब ये जो ट्रक ड्राइवर था ये कुछ गाय भैंसे लेके जा रहा था स्लॉटर के लिए। और इसका सारा नतीजा ये निकला क्यूमुलेटिवली कि इंडियन सिविल सोसाइटी जो सहम गई थी पहले जब नरेंद्र मोदी साहब इतनी भारी मैंडेट के साथ आए हैं, और मैंने खुद देखा इंडिया में सिविल सोसाइटी कितनी बुरी तरह से सहमी हुई थी। मुझे 5-6 महीने पहले मैं गया था, मेरी कलकत्ते में बुक लॉन्च थी, तो लोग बोलने को नहीं तैयार थे। ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा लोगों ने फिर हिम्मत पकड़ी, फिर लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस करने शुरू किए। तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी देखा, बिहार का इलेक्शन भी देखा, फिर उन्होंने देखा कि बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सारा कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे आएँ, क्योंकि उनको ये डर था कि प्रॉक्सी वॉर अगर अफ़गानिस्तान में हुई इन दोनों मुल्कों की तो अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा। सर, इसी सारे वो मुहर्रिकात हैं। सर, इसी के ऊपर सवाल ही उठाया जाता है कि बैनुल-अक़वामी दबाव के नतीजे में बहाल होने वाले मुज़ाकरात शायद कोई बहुत बामानी या जिसे कहते हैं डिलीवर करने में कामयाब नहीं होते हैं। आपने अपनी बुक में भी हवाला दिया था कि माजी में अमेरिका के दबाव ने किस तरह ताल्लुकात को बहाल किया। सो यू थिंक कि इंटरनेशनल सिनेरियो में बनने वाला प्रेशर डिलीवर करेगा पाकिस्तान इंडिया फ्रंट पर कोई हकीकी मानों में? नहीं, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर गए। मैंने तो किताब में भी कहा है कि दबाव ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया इतने बड़े मुल्क हैं कि इनको दबा कोई नहीं सकता, लेकिन एक परसुएड किया जाता है, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है और आपकी बड़ी एम्बिशंस हैं कि आप तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी बनेंगे, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना। लेकिन आप और रोल प्ले करना चाहते हैं इंटरनेशनली, तमाम चीज़ें की रिक्वायरमेंट है कि इंडिया का पाकिस्तान से नॉर्मलाइज हालात करने पड़ेंगे। फिर इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्शन जीता था इन्होंने इनका नारा था विकास यानी डेवलपमेंट। हिंदुस्तान के अवाम को कहा था मैं गुजरात मॉडल पे डेवलपमेंट कराऊंगा। कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही, बल्कि जब से ये कत्ल-ए-आम हुआ है और वो कुलकर्णी इंसिडेंट हुआ है मुंबई में मेरी बुक के लॉन्च पे,
और लोगों ने अवार्ड वापस किए हैं। तो इंडिया का जो कहते थे ना फेस शाइन कर रहा है, जो ये हुकूमत कहा करती थी मोदी साहब की, उस पर बहुत बुरा असर और मनफी असर पड़ा है। और वो तमाम चीज़ें जो वो चाह रहे थे कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वो नहीं आई और ना आएगी। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे लेट से फौजें खड़ी हो जाती हैं, लॉजिकल तो यही है ना, गोलाबारी तो फिर हो गई अक्रॉस दी LOC कि वो अपनी फौजें हमारे बॉर्डर पे भेज दें, हम अपनी भेज देंगे। एक दफ़ा जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, ये हुआ था, 11 महीने फौजें खड़ी रही थी बॉर्डर के ऊपर, और 1 मिलियन सोल्जर, आई बॉल टू आई बॉल, दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स हुई थी। 11 महीने के बाद वापस चले गए। लेकिन उस वक्त एक ऐसा स्टेज आई था कि बरतानिया अमेरिका ने सिर्फ एक ट्रैवल एडवाइजरी भेजी थी। उन्होंने कहा था जी ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इनकी टेंशन बढ़ रही है, हमारे सिटीजन इस इलाके में ना जाएं जब तक बहुत ज़रूरी नहीं। एक हफ्ते में $6 बिलियन हिंदुस्तान से निकल गया था। तो ये तमाम मुहर्रकात हैं, एक नहीं है। इंटरनेशनल डायमेंशन, इंटरनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान से बराबरी की सतह पे बात करें तो पाकिस्तान तैयार है, उसके लिए पाकिस्तान की फौज भी तैयार है, जो जॉइंट स्टेटमेंट, लेकिन इस पे नहीं कि आप दबा के करा लें। ठीक हो गया। ये जो कॉम्प्रहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हैं, मैंने 11 एजेंडा आइटम्स गिनवाए हैं, एजेंडा आइटम्स। आपको लगता है इनमें से कौन सा मसला है जिसको फिल फॉर मुज़ाकरात के जरिए तो हल किया जा सकता है और वो एक पेस सेट कर सकता है मुज़ाकरात को आगे की तरफ ले जाने की? कोई कौन सा आइटम ऐसा है आपके नजदीक? इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लो हैंगिंग फ्रूट कहा जाता है। और लो हैंगिंग में सर क्रीक तो है लो हैंगिंग। फिर यह है कि रिलीजियस पिलग्रिमेज, मैं इसमें एक नया डायमेंशन ऐड करना चाहता हूँ। जो है ना रिलीजियस पिलग्रिमेज, ये बिल्कुल ठीक है, हिंदू यहाँ आए। हमने अपने दौर में कटास राज टेम्पल जो है उसको अडवाणी साहब को मैंने दावत दी थी, और उस वक्त चौधरी शुजात साहब जो मुस्लिम लीग के सदर थे वो भी मौजूद थे कटास राज की टेम्पल की रेनोवेशन के मौके पे। तो हिंदू भी आएंगे अपने टेम्पल्स देखने, मुसलमान जाते ही हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं और बहुत सी जगह पे जाते हैं। ये एक है। मेरा तो एक और भी मैं समझता हूँ ट्राई करना चाहिए कि जो मुसलमान हैं, जमीयत उलमा हिंद या जमात इस्लामी हिंद, उनको अगर वो भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के वहाँ जाएं, तो एक दूसरे को सोचने समझने का मौका मिलेगा और इससे हालात बेहतर होंगे। फिर कश्मीर स्पेसिफिक CBMs जो हमारे दौर में हुए थे, उनको उस तरीके से, उस स्पिरिट से नहीं चलाया गया, जब हालात ख़राब हो गए। उनको प्रॉपर स्पिरिट के साथ अगर अब दोबारा करें तो हालात बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। जो CBMs चल रहे थे उनको ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से अगर चलाया जाए, एक तो निस्बतन आसान होगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, लिबरल वीज़ा रेजीम, इसमें आप देखेंगे कि माहौल को बेहतर बनाने में बहुत बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, असरअंदाज होते हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब के लो हैंगिंग फ्रूट्स मौजूद हैं, दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि नेक नियति के साथ बात की जाए, इक़दाम किए जाए। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त मौजूद है कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज़ होगी या नहीं। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज साहिबा अपना दौरा मुकम्मल करके और एक बड़ा और मुस्बत पैगाम दोनों ममालिक के मुज़ाकरात की बहाली का इंदिया देकर वापस रवाना हो चुकी हैं, लेकिन दोनों जानिब के क्रिकेट शायकीन बेताब रहे और उनका सब्र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इस पूरे दौरे में जो उम्मीद की जा रही थी कि जो लो हैंगिंग फ्रूट कम अज़ कम जो फौरी दस्तयाब होगा, शायद वो क्रिकेट सीरीज़ के इनाकाद की सूरत में हो, उस हवाले से कोई बात नहीं हो पाई है। आज हमने देखा PCB चेयरमैन शहरियार खान साहब जो गुज़श्ता रोज़ इस सारी सूरत हाल पर मायूसी का इज़हार कर रहे थे, उन्होंने एक और डेडलाइन दे दी है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इतवार तक की कि इन दिनों में तय कर लिया जाए, सीरीज़ के हवाले से हतमी फैसला कर लिया जाए। तो अब ये सीरीज़ क्या अब भी हो सकती है या अब ये अमलन माजी का हिस्सा बन चुकी है, इस पर बात करेंगे। मुझे भारत से ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर स्पोर्ट्स आज तक विक्रांत गुप्ता। विक्रांत जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। विक्रांत जी, ये क्या हो रहा है? इधर से डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है, आपकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है। अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि डेडलाइन देते रहें शहरियार साहब, फैसला तो हमारी हुकूमत ने करना है। तो कहां फंसा हुआ है मामला, आपकी मालूमात क्या है? नहीं, हुकूमत में ही फंसा है और वो भी इंडियन हुकूमत में फंसा है। लेकिन सबसे पहले तो आपके जो नाजरीन हैं उनको मेरा सलाम, नमस्ते। जितना आप लोग चाहते हैं सीरीज हो, उतना ही हम चाहते हैं। और मुझे लगता है कि दो तरह से देखें।
इंडिया पाकिस्तान के बीच गवर्नमेंट लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ, क्या वो सक्सेस है? क्या आपका मीडिया, आप और हमारा मीडिया, हम उसे सक्सेस मान रहे हैं? सुषमा स्वराज का पाकिस्तान जाना, उनका वो इस्तकबाल होना, सरताज अजीज, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, और जो 12 पॉइंट्स पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? वो इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर दोनों मुल्क इसी तरह से अगले 5 महीने, 4 महीने या 3 महीने चलते रहे, ट्रस्ट दोबारा बन जाए, तो फिर ये श्रीलंका में 5 वनडे मैचों को आप भूल जाएं। हो सकता है 2016 में हालात ठीक रहे तो भारत पाकिस्तान ही नहीं कहीं आ जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। आप आनंद फानन में डिसीजन ले लें कि चलो जाओ यार जाकर सीरीज खेल लो, और 5 मैच जैसे आज से 3 साल पहले खेले गए थे उसके बाद फिर बंद हो गए। मुझे लगता है कि हम, आप और जो क्रिकेट फैंस हैं, या जो बीसीसीआई है, जो पीसीबी है, हम तो चाहते इंस्टेंट, आज ही बताओ, आज ही हमें, आज नतीजा चाहिए, आज हमें हाँ है, शाम को ना है, कल हाँ है ना है। गवर्नमेंट्स जो है वो डिफरेंट सोचती हैं, और मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज के पास मैंडेट नहीं था कि एक चिट्ठी या लिफाफा वो पाकिस्तान लेकर जाती और वहां पर अनाउंस कर देती। वो पाकिस्तान में 2 दिन कैसे उन्होंने बिताए, उन्होंने इंडिया वापस आना था, इंडिया आकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फीडबैक देनी थी, जो उन्होंने दी होगी और पॉजिटिव दी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला करना था। लेकिन मेरा ये मानना है, जो बीसीसीआई में या गवर्नमेंट में मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है, वो ये है कि शहरयार खान साहब जो डेडलाइन जो बदलते रहते हैं, उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। उनका मानना है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम भी चाहते हैं सीरीज हो भाई। आज पाकिस्तान हो, अच्छा चले, कल इंडिया होस्ट करेगा। विक्रांत जी, इस पे एक सवाल है ना, कल यहाँ सुषमा जी का आना यकीनन बड़ा अच्छे सीबीएम्स के हवाले से बात हुई, मुज़ाकरात की बात हुई, सब बहुत अच्छा। एक राय ये है कि ये ना भी होता तो क्रिकेटिंग मामलात को तो शायद इससे अलग रहना चाहिए। जब पिछली दफा आपसे बात हुई इसी प्रोग्राम में हमारी, तो आपने हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जी सीरीज तो होने जा रही है, सिर्फ मोडालिटीज तय होना बाकी हैं। तो समझना सिर्फ ये है कि क्या बीसीसीआई खुद हुकूमत, भारत की हुकूमत को ये नहीं बता सकी कि वो सीरीज खेलना चाहता है, नहीं खेलना चाहता, या हुकूमत खुद शायद बहुत कीन नहीं है इसको लेकर? मसला है कहाँ? देखिए, गवर्नमेंट के इशारे के बिना आपको लगता है कि बीसीसीआई नेगोशिएटिंग टेबल पर गया होता? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 7 साल से जो नहीं किया वो 1 साल एकदम कैसे कर... और आप चेन ऑफ इवेंट्स देखिए, जब हमारी और आपकी आखिरी बात हुई थी तब दोनों प्राइम मिनिस्टर्स शायद अभी मिले नहीं थे फ्रांस में। मैंने आपको कहा था शायद मुलाकात होगी। उसके बाद एनएसएस की मीटिंग हुई नहीं थी, अब हुई। फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से वहां गई हैं और वहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान जाएंगे। तो ये डॉट्स को आप कनेक्ट करें, बिना इंडियन गवर्नमेंट के इशारे के ये बात कर ही नहीं सकते थे। और बीसीसीआई ने गवर्नमेंट के सामने रखा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है कि उनके पास भी क्रिकेट जो है वो सबसे बड़ा कार्ड है। हमारे और आपके लिए क्रिकेट ही है ना। हमें क्या लेना देना है एनएसए क्या कर रहे हैं, क्या? आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आम लोगों को ये देखना है कि शाहिद अफरीदी इंडिया आएंगे कि नहीं आएंगे, और आपको देखना है कि विराट कोहली पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये कि अभी भी मेरा मानना है कि ना नहीं हुई है, किसी ने ना नहीं किया। क्या गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ना की है? नहीं। एक प्रोसेस शुरू हुआ है। सुषमा स्वराज ने, जैसे मैंने कहा, वहां पर जाकर अनाउंस नहीं कर रहा था। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीक कर रहा था कि सुषमा जी आ रही हैं, वो आते ही अनाउंस कर देंगी। आज उन्होंने अनाउंस नहीं किया और हम बड़े डिसअपॉइंट हो गए। एक ये बात भी आई कि क्रिकेट डिस्कस नहीं हुई। क्रिकेट डिस्कस किसने करनी थी? होस्ट ने डिस्कस करनी थी, या जो मेहमान गया था कल उस मीटिंग में? आप ये भी मुझे बताएं। वो अगर शहरयार खान साहब डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो किससे हो रहे हैं? इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से हो रहे हैं या अपने प्राइम मिनिस्टर से? शायद वो इस बात को नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में हमें, जो आपके फैंस हैं, जो आप हैं, मीडिया हैं, आपको वो आज बता देते हैं कि भैया मैंने ये कर दिया, अब मैं उनको 3 दिन और दे रहा हूँ। कल रात को वो कहते हैं मुझे, मैंने कोई टाइम नहीं देना, आप कह रहे हैं मैं 3 दिन और दे देता हूँ। उनकी किसी से यहाँ पर बीसीसीआई में बात हुई है? क्या बीसीसीआई में किसी ने कहा है कि 3 दिन और दे दीजिए? आप खुद ही डेडलाइन आगे पीछे गोल पोस्ट को हिलाते जा रहे हैं, जबकि कोई आपको कह भी नहीं रहा। फिर आप कह देते हैं कि यार 50-60 मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। ये क्या बात? पाकिस्तान है, पाकिस्तान 50-60 मिलियन डॉलर पर बैठा हुआ है। क्या उसको खैरात चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ इंडिया से ना? ठीक है विक्रांत जी, फिर मुझे ये समझाएं ना। आप कह रहे हैं कि जी शहरयार साहब बार बार डेडलाइन दे रहे हैं, ये बड़ा मुनासिब रवैया नहीं है और ये बैकफायर कर रहा है। तो बीसीसीआई ने क्या पीसीबी को ये बताया कि जनाब आप ना डेडलाइंस दें, हमें पता है, हमें मामला तय कर लेने दें, अब शायद ये हो जाएगा। हम तो देख रहे हैं वहां से भी अनुराग ठाकुर साहब की बड़ी कंफ्लिक्टिंग सी स्टेटमेंट्स इमर्ज हो रही हैं। कंफ्लिक्टिंग इसलिए आ रही हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। बीसीसीआई को भी बड़ा साफ कर देना चाहिए था कि खेलना कि नहीं। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो पिछले 15 दिन से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें खेलना चाहिए। हाँ, कल उनका स्टांस मुझे एकदम बड़ा अजीब लगा। स्टेटमेंट मेरी नजर से ये भी गुजरी कि जी ये तो बीसीसीआई की पुरानी मैनेजमेंट ने एमओयू साइन किया था, तो हमें ये सीरीज खेलनी पड़ेगी मजबूरन।
تو یہ جو مجبوری والا لفظ بیچ میں آنا، یہ رویہ کیا؟ آپ کو نہیں لگتا شخصیات بھلے بدلتی رہیں بورڈ مینجمنٹ میں، جو انڈرسٹینڈنگز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ان کو تو انٹیکٹ ہی رہنا چاہیے؟ کون کہہ رہا ہے کہ مجبوری تو کسی نے کہا نہیں کہ ہمیں مجبوری میں کھیلنا ہے. مجبوری میں کسی نے یہ لفظ کا استعمال ہی نہیں ہوا. یہ ٹھاکر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ انوراگ ٹھاکر صاحب کی. مجبوری نہیں، میں آپ کو کریکٹ کروں گا. مجبوری لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مجبوری میں کھیلنا ہے. آپ مجھے بتائیے کب کہا گیا کہ مجبوری میں کھیلنا ہے؟ آپ شہریار خان صاحب سے یہ پوچھئے کہ ششانک منوہر کے ساتھ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی، کیا اس میں اس طرح کی لینگویج کا استعمال کیا گیا تھا؟ نہیں. مجبوری لفظ تو کسی نے استعمال ہی نہیں کیا، نہ ہی انڈین گورنمنٹ نے، نہ ہی بی سی سی آئی نے. وہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے نا، مطلب ہم لوگ چاہتے ہیں، میں اور آپ ایک ہی پیشہ ہے، کہ ایک دم نتیجہ آ جائے، آج ہی نتیجہ آ جائے، یہ جلدی سے ہاں کر دیجیے، جلدی سے نہ کر دیجیے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں پلیز کرنے کے لیے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ اب مثلا 3-4 دن پہلے آپ کے اخبار میں ایک سٹوری چھپی کہ 24 تاریخ سے سیریز شروع ہوگی اور اتنے میچ ہوں گے. مجھے فون آتا تھا، میسج آتا تھا کہ کیا آج اناؤنس ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، آج اناؤنس نہیں ہوگا. سشما سوراج اناؤنس نہیں کریں گی، وہ انڈیا آ کے ہی فیڈ بیک دیں گی. ہو سکتا ہے میں اور آپ اس وقت نوک جھونک کر رہے ہیں، کل انڈین گورنمنٹ اناؤنس کر دے. تو تھوڑی سی پیشنس چاہیے تھی. جہاں اتنے سال ہم نے انتظار کیا، کچھ ایک دن اور انتظار کر لیتے. بھئی اگر ڈیڈ لائن 3 دن انہوں نے اور بڑھا دی ہے تو اس کا مطلب ابھی 3 دن اور ہے نا ہمارے پاس. چلیں، میں اگر وکرانت کوئکلی آپ سے یہ جان پاؤں کہ آج آپ ہمیں کیا خبر دے رہے ہیں؟ یو آر اسٹل آپٹمسٹ کہ چانسز ہیں؟ دیکھیں، انڈیا پاکستان نے کرکٹ تو کھیلنی ہے، یو کانٹ ڈینائی دیٹ. اب یہ اگلے 15 دن میں کھیلنی ہے یا 6 مہینے میں، جہاں پر جیسے میں نے کہا کہ انگلینڈ میں اگر خدا نہ خواستہ وقت کے کارن یہ سیریز نہیں ہو پاتی شری لنکا میں، تو انگلینڈ میں 5 میچ ہو سکتے ہیں. چونکہ پاکستان کی ٹیم نے وہاں جانا ہے اور اس دورے سے پہلے آپ 3 ون ڈے اور 2 T20 میچ انگلینڈ میں بھی کھیل سکتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی پیشنس رکھنی پڑے گی، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دونوں طرف کے فینس کو بھی. کرکٹ تو ہوگی، دونوں ملک نے اگر آپس میں ٹرسٹ باندھ دیا ہے تو کرکٹ تو ہوگی ہی ہوگی. بہت شکریہ وکرانت گپتا، ایڈیٹر سپورٹس. آج تک یہ کہہ رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کو شاید تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، یہ ڈیڈ لائن دینے والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے. کرکٹ اگر اس سال نہ ہوئی اور تعلقات بہتر رہے تو شاید اگلے سال ہو جائے، اور اس صورت میں کہ بھارت کرکٹ کھیلنے پاکستان آ جائے. بہرحال امیدیں برقرار رہنی چاہیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.